हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम नागरिक लिपि पढ़ेंगे। नागरिक लिपि जो लिखा है गुणांकर मूल्य ने। गुणांकर मूल्य नागरिक लिपि वो जो लिखा था उसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव उसके यदि आप सारांश नहीं देखे हैं और ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर अब सारांश और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। चलिए आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लेखक ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। मतलब लेखक ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। तो लेखक ने गुजराती, बंगला और ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, सांस्कृतिक, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नागरिक लिपि के आरंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, उसने विवरण दे। मतलब नागरिक लिपि के आरंभ लेख कहाँ प्राप्त हुआ उसका विवरण दे। तो विद्वान के अनुसार नागरिक लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से हुआ था। विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन से नागरिक लिपि का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नागरिक लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। मतलब नागरिक लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो ईस्वी 8वीं से 11वीं सदी के नागरिक लिपि पूरे देश में व्यापक थी। पूरी देश में क्या थे, व्यापक थे। अतः उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि था। वही समय में एक सर्वदेशिक लिपि ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आती है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आते हैं। तो करीब 2 सदी पहले बार देवनागरी लिपि के टाइप बने थे। 2 सदी पहले क्या बने थे, इसके टाइप बने थे और इसमें पुस्तक छपने लगी थी। इसी प्रकार की देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता है। इसी प्रकार से देवनागरी लिपि में क्या हुआ, अक्षरों के स्थिरता आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त किया है। उत्तर भारत में किस शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त किया है। तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि गुजर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख के पहल नागरिक लिपि लेख प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। और ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंतित प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए थे। ये सब क्या थे, शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ब्राह्मी या सिद्धम लिपि की तुलना में नागरिक लिपि की मुख्य पहचान क्या है। मतलब ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के तुलना में नागरिक लिपि की मुख्य पहचान क्या थी। तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद में सिद्धम लिपि है। अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस तिकोन एवं। लेकिन नागरिक लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरे रेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी अक्षरों के चौड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9।
नागरिक को देवनागरी कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या तर्क की क्या जानकारी देते हैं। मतलब नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं। तो नागरिक नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। और इस मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया था, गुजरात के नागरों ब्राह्मण, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और एक दूसरे के मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरिक है और इसलिए काशी में प्रयुक्त विद्वानों का लिपियों का नाम देवनागरिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, जो नागरिक लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। नागरिक लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया था और 8वीं से 9वीं सदी के आरंभ हिंदी साहित्य में मिलने लगा है कि इसी काल में आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि का जन्म ले रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी नागरी किसे कहते हैं। किस प्रसंग ने लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो दक्षिण भारत की यह नागरिक लिपि नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत को नंदी नागरी कहते हैं। कोकण के शिलाहार और मान्य खेट के राष्ट्रकूटों देवगिरी के यादव या विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि हैं। पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि भी ही नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नागरिक लिपि पाठ के सारांश लिखे। अथवा इस प्रकार क्वेश्चन देगा, देवनागरिक लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती हैं। तो हिंदी तथा उसके विविध बोलियों नागरिक लिपि की लिखी जाती हैं। नेपाली, जेवारी और मराठी लिपि के नागरिक लिपि हैं। संस्कृत प्रकृत की पुस्तक भी देवनागरिक से ही प्रकाशित होती है। गुजरात हापी भी देवनागरिक से बहुत भिन्न नहीं है। बंगला लिपि भी प्राचीन नागरिक लिपि का बहन ही है। और सच यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरिक की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों में से विकसित हैं। 12वीं सदी के श्रीलंका के शासकों के सिक्कों पर भी नगई अवसर मिलते हैं और महमूद गजनबी, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने भी अपने नाम से नागरिक के खुदवाए थे और अकबर के सिक्कों के भी रामसिया शब्द का अवगत हैं। वस्तुत ऐसा 8वीं और 9वीं सदी के नागरिक लिपि का प्रचलन सारे देश में था और नागरिक नाम के लेकर तरह तरह के विचार और किंतु इतना निश्चित है कि नागरिक शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। और काशी को देवनगर कहते थे। काशी को क्या कहते थे, देवनगर कहते थे। देवनगर हो सकते थे और यहाँ प्रयुक्त लिपि का देवनागरिक पड़ा था। और वंश गुप्तों के राजधानी पटना भी देवनगर भी थी। इसके नाम पर यह नामकरण हो सकता है कि जो भी हो यह नगर विशेष की लिपि नहीं थी। 8वीं 11वीं सदी में सर्वाधिक लिपि थी। नागरिक लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है। यह मराठी, बंगला आदि नागरिक लिपि के लेकर न केवल पश्चिम तथा पूर्वी बल्कि सुदूर दक्षिण में भी मिलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर ये बोल रहा है कि नागरिक के उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। मतलब नागरिक के उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है और पटना से नागरिक का संबंध लेखक ने क्या बताया है। तो यह मान्य है कि नागरिक लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है और उसमें पादताडीतकर्म और एक नाटक से जानकारी मिलता है कि नागरिक अर्थात पटना के नगर नाम से पुकारा जाते थे।
पुकारे जाते थे। अतः इस हमें यह भी जानते हैं कि स्थापित उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागरिक शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरिक शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित रखते हैं। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य व्यक्तित्व नाम देता है देव था, इसलिए गुणों के राजधानी पटना देवनगर कहा जाता था। देवनागरी लिपि होने पर उत्तर भारत के प्रमुख लिपि के बाद में देवनागरिक नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों के संबंध प्रणाली प्रस्तुत करें। तो इसमें हम इस प्रकार बोलेंगे, निबंध के आधार पर काल के नागरी लेखों से संबंध प्रमाणित इस प्रकार मिलता है कि 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रताप चोल राजाओं सिक्कों पर नागर अक्षरों में देखने को मिलता है। और 12वीं सदी के केरल के शासकों को सिक्कों पर भी वीर केरलस से जैसे शब्द नागरिक लिपि से अंकित हैं। और दक्षिण से प्राप्त बलगुना या पलयम ताम्रप्रत भी नागरिक लिपि में 9वीं सदी से 1000वीं के आसपास मालवा नगर में नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरिक का प्रयोग मिलता है। ईसा के 8वीं से 11वीं सदी में नागरिक लिपि पूरे भारत में व्याप्त था। 8वीं सदी के दोहा कोश या तिब्बत से भी हस्तशिल्पों से यह नागरिक लिपि का मिला है। और 754 ईस्वी में राष्ट्रकूटों राजा दंत पुंदुर्ग का दान पत्र नागरिक लिपि का प्राप्त हुआ है। और 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीर चार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है, जो नागरिक लिपि से ही है। मतलब नागरिक लिपि में बहुत सारे मिलता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर ले। अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके और ये क्वेश्चन को नोट कर ले, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की देखेंगे। चलिए, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमको सपोर्ट बने और आगे की वीडियो बनाएं। चलिए, जय हिंद।